हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बेसिकली इनकी Q4 की बिजनेस अपडेट से रिलेटेड होने वाली है। और ये एक काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आई है। अब इस अपडेट के आने के बाद जब हमारा बाजार ओपन होगा मंडे को, तो उस दिन हमें इसकी शेयर प्राइस के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब ये तो आगे चार्ट पर हम जब डिस्कस करेंगे वो समझेंगे कि क्या लेवल्स कैसे तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है, ये भी चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही साथ एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने भी यहाँ पर कुछ रेटिंग दी है इस स्टॉक के ऊपर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग न्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी इस स्टॉक से रिलेटेड वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से रिसर्च एंड स्टडी करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कंपनी से। देखो, कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक स्मॉल फाइनेंस की कंपनी है। बेसिकली ये एक NBFC टाइप की कंपनी है जो कि छोटे छोटे बिजनेसेज को लोन देती है, ठीक है। काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार की लोन्स देती है ये कंपनी, और ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अब लोन्स के अंदर बात करें तो देखो किस किस प्रकार की लोन्स देती है। ये ग्रुप लोन्स देती है, इंडिविजुअल लोन्स देती है, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स, फिर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सारे टाइप्स के लोन्स देती है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटीज़ टू SMEज, फिर यहाँ पर मिड एंड लार्ज कॉरपोरेट्स को भी लोन देती है, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को भी लोन्स देती है, फिर हाउसिंग लोन्स देती है, कॉमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए लोन्स देती है, गोल्ड लोन्स भी देती है ये कंपनी। तो इस प्रकार से ये कंपनी लोन देती है और छोटे अमाउंट्स में ही लोन देती है, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है, ठीक है। कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब देखो यहाँ पर इनकी Q4 की बिजनेस अपडेट आई हुई है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे इनकी जो अंदर जो डिपॉजिट्स वगैरह हुए हैं वो कैसे बढ़े हैं, कैसी ग्रोथ हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मिली है देखने को। अभी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम अगर ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके अंदर देखो मार्च 31 2024 का यहाँ पर है 18,299 करोड़। अगर हम इससे पहले की बात करें मार्च 31 2023 की, तो इसमें देखो 13,957 करोड़ ही था। तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर बात करें तो ये 31.1% से बढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 11.5% से ये बढ़ा है ग्रॉस लोन, ठीक है। दिसंबर 31 2023 की बात करें तो इसमें 16,407 करोड़ थी, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11.5% ग्रॉस लोन बढ़ा इनका। अब टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो 17,473 है यहाँ पर मार्च 31 2024 में, और मार्च 31 2023 में बात करें तो 13,710। यहाँ पर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 27.4% से यहाँ पर ग्रोथ बढ़ा है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करें तो 15.6% से ग्रोथ बढ़ा है टोटल डिपॉजिट्स के अंदर, ठीक है। कासा डिपॉजिट्स यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की बात करें तो ये 3582 है मार्च 31 2024 में, और 2023 की बात करें तो इसमें 2864 था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 25.1% हो गई, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात की जाए तो ये 18.8% है, ठीक है। यहाँ पर दिसंबर 31 2023 की बात करें तो इसमें 3,016 करोड़ के डिपॉजिट्स हुए हैं, ठीक है, कासा डिपॉजिट्स, ठीक है। रिटेल टर्म डिपॉजिट्स की बात करें तो इसमें देखो 7,968 करोड़ 2024 में, और 2023 में 5,575 करोड़। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 42.9% की ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 10.2% की ग्रोथ। बल्क टर्म डिपॉजिट की बात करें तो 5922 करोड़, और यहाँ पर 2023 में 5271 करोड़। तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.3%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करें तो 21.7%, ठीक है। कासा रेशियो की बात करें तो यहाँ पर देखो 20.5% है 2024 में, मार्च 31 2024 में, और मार्च 31 2023 में बात करें तो ये ज़्यादा थी 20.9%। अब दिसंबर 31 2023 की बात करें तो इसमें 20% थे। कासा प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट्स रेशियो की बात करें तो ये 66.1% है, जो कि 2023 में 61.6% थी, और दिसंबर 31 2023 की बात करें तो इसमें 67.8% है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आई है। इनके डिपॉजिट्स के अंदर बात करें या फिर ग्रॉस लोन की बात करें, काफ़ी बढ़िया परसेंटेज में बढ़ी है, चाहे हम ईयर ऑन ईयर की बात करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट द नंबर्स मेंशन्ड अबव एज ऑन मार्च 31, 2024 are provisional unaudited numbers and is subject to review by the joint auditors of the bank and also subject to approval of the audit committee on board of directors। तो देखो ये जो अपडेट है ये प्रोविजनल अपडेट है, ठीक है, सिर्फ ये वाली, ठीक है, और अनऑडिटेड है। तो ये मतलब इनकी जो कमेटी है वो जब अप्रूव करेगी तो ये फुल्ली तरह से ऑडिटेड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर ये ऑडिटेड देख रहे हो पहले वाला, तो ये ऑडिटेड अभी नहीं है, कंपनी की तरफ से ये पेश की गई है, ठीक है, पोस्ट की गई है, पब्लिश की गई है, लेकिन ये प्रोविजनल है और अनऑडिटेड है। तो ये ऑडिट होगी जब तब यहाँ पर हमें पूरी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ चलो ये पूरा कंफर्म हो गया। तो अभी ये प्रोविजनल है, ठीक है, तो इनको अप्रूवल अभी मिलेगा जो इनकी ऑडिट कमेटी है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे, तब ये यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से मतलब कह सकते हैं कि अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये भी जो डेटा पोस्ट की गई है ये कंपनी की तरफ से ही पोस्ट की गई है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि ये एकदम सरासर गलत हो गया, क्योंकि ये भी कंपनी ने ही पोस्ट किया है, बस यहाँ पर अप्रूवल इनको लेना है जो कमेटी है, ऑडिट कमेटी है इनकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इनकी कंपनी में उनसे, ठीक है। तब यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से हम समझेंगे कि चलो एकदम अप्रूव है, ठीक है, ऑडिटेड है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिली है इसके डिपॉजिट्स वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ पर हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की फाइनेंशियल देखेंगे, सॉरी पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे। तो देखो 5,838 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप है, तो यहाँ पर आपको हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 12.4 की है और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 12.7 की है। तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक हम इसे मान सकते हैं। आरओसी काफ़ी कुछ खास नहीं है, 9.37% की है। डेट टू इक्विटी 8 की है जो कि ज़्यादा है। यहाँ पर डेप्ट देखो तो 16,060 करोड़ का है, ठीक है। तो एनबीएफसी या फिर बैंकिंग कंपनीज में डेट टू इक्विटी जनरली ज़्यादा होते ही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसे इग्नोर कर सकते हैं इस प्रकार की, क्योंकि इनकी सेक्टर है जिनमें इनको कर्ज लेना पड़ जाता है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि आपको सभी कंपनीज में डेट टू इक्विटी को इग्नोर कर देना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब देखो करेंट प्राइस की बात करें तो 53 रुपीज़ है और आरओई की बात करें तो बढ़िया 22.6% है और फ्री कैश की बात करें तो 1484 करोड़। हाई की बात करें 52 वीक हाई तो 68.3 और 52 वीक लो है 37.2। डिविडेंड नहीं देती है कुछ भी। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है। ईपीएस है 4.79 रुपये का। अब यहाँ पर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर 2019 से डेटा है, ठीक है। रेवेन्यू की बात करें तो देखो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है, 881, 1308, 1581, 1849, 2505, 2974। तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हमें देखने को मिली है इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा उठापटक हमें देखने को मिल रही है, 94, 187, फिर 112, फिर 61 और फिर 404 और फिर 472। तो देखो यहाँ पर घटत हमें कब देखने को मिले, ये 112 और 61 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ पर फाइनेंसिंग मार्जिन देखेंगे तो देखो फाइनेंसिंग जो मार्जिन है वो यहाँ पर हमारी बढ़ रही थी 12%, 14%, लेकिन फिर 4% और -3% हो गई। तो इस वजह से 4% यहाँ पर 14 से सीधे 4% पर आई, तो यहाँ पर 187 से घटकर 112 पर आ गया, ठीक है। एंड फिर -3% हो गया यहाँ पर फाइनेंसिंग का मार्जिन, तो यहाँ पर 61 करोड़ हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर बढ़ा 12% से फाइनेंसिंग मार्जिन, तो यहाँ पर देखो 404 करोड़ भी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 10 साल 5 साल का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 साल में और टीटीएम में देखें तो बढ़िया है, 24% और 27%, ठीक है। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल 5 साल का यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 साल में 29% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 48% की। स्टॉक प्राइस सीएजीआर का डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो एवरेज है यहाँ पर 13% 3 साल में और लास्ट ईयर में 23%, चलो ठीक ठाक है। और यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट के अंदर देखें तो यहाँ पर कैश रिजर्व है 1104 का, कैश रिजर्व बढ़ा है। अब देखें तो यहाँ पर देखो बोरोइंग्स भी बढ़ा है, तो बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, 16,060 करोड़ का।
अब इसके कंपैरिजन में अगर हम रिजर्व की बात करें तो सिर्फ 1104 करोड़ है, जो कि एक मतलब ठीक नहीं होता है कि किसी भी कंपनी में कर्ज ज़्यादा होना, लेकिन इनकी जो बिजनेस है वो बेसिकली पैसे वाली है जो कि लोन देती है, तो इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो ये लोग लोन लेते हैं। तो एनबीएफसी या फिर जो भी फाइनेंस की कंपनी, बैंकिंग की कंपनी होती है, उनमें कर्ज जनरली हमें देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखें तो चलो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। देखो प्रमोटर होल्डिंग भी घटी है, 59.28% से घटकर 59.16% हो गई है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के अंदर भी हमें घटते हुए देखने को मिली है, 0.74% हो चुकी है। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के अंदर 13% थी अप्रोक्स, जो कि अब 11.3% हो चुकी है। तो सारे लोगों ने, इन तीनों लोगों ने यहाँ पर बेचा है। खरीदने वाला कौन है? पब्लिक। ठीक है, 15.67% से 18.8% हो चुकी है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाती है अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स या फिर एफआईआई डीआईआई ये लोग सेल कर रहे हैं और सिर्फ पब्लिक खरीद रहा है, तो थोड़ी सी एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 50+ है, तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो बेच रहे हैं एफआईआई डीआईआई और पब्लिक खरीद रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बात हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम चार्ट के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर देखो अभी के प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी 53 रुपीज़ के समथिंग यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अभी कुछ दिनों में काफ़ी बढ़िया सी तेजी हमें देखने को मिली है। ठीक है, सपोर्ट है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग 47.45 रुपये का, मतलब 47.5 रुपये समझ सकते हो। तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पर किसी लोगों ने अगर फ्रेश एंट्री लिया होगा तो यहाँ से यहाँ तक का काफ़ी बढ़िया मूवमेंट कैप्चर किया होगा उन्होंने, अगर अभी तक बने होंगे लेकर तो। लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग देखो समझो और उसके बाद खुद से भी रिसर्च करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है 53.2 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखो मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो उस दिन क्या होगा, यहाँ पर अगर लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस की वजह से, तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, और गिरावट मिलेगी तो यहाँ पर ये होगा सपोर्ट। ठीक है, जो रेजिस्टेंस पहले थी यहाँ से चढ़ते वक्त होती है वो बाद में सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म की अगर हम बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, जो कि बेसिकली एक डीआईआई है, तो इन्होंने यहाँ पर बाई की रेटिंग दी है। ठीक है, कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक उन्हें अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये लोग एफआईआई डीआईआई कोई भी ब्रोकरेज फर्म्स की बात करें, काफ़ी पॉपुलर लोग अगर इनमें बाई की रेटिंग देते हैं तो उल्टा यहाँ पर होता है, यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये लोग जब बाई की रेटिंग देते हैं तो लोग बाई करते हैं और ये लोग सेल करके निकल लेते हैं, और जब ये गिरता है, सपोर्ट पे जाता है कोई भी स्टॉक, तब ये लोग सेल की रेटिंग देते हैं, तब लोग इनकी बात सुनकर सेल कर देते हैं, प्राइस और भी ज़्यादा गिर जाता है तो डिस्काउंटेड रेट में ये बाई कर लेते हैं। तो इस वजह से लोग अब इनके जो भी रेटिंग होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, उनके उल्टा वर्क करते हैं। जैसे बाई की रेटिंग मिली है तो हो सकता है कि यहाँ पर लोग अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दे, सेलिंग स्टार्ट कर दे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इनको बाई की रेटिंग दी है। तो अब देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है, यानी कल क्या होता है। यहाँ पर सेल करना लोग जारी रखते हैं या फिर न्यूज की वजह से यहाँ पर और भी तेजी जारी रह सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यार, डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई कैसा रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर Q4 की जो बिजनेस अपडेट है उसके अकॉर्डिंग लोग बाई करना चाहें तो फिर यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के अनुसार अगर देखा जाए कि लोग अगर सेल करना चाहे, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर है, तो जिन्होंने यहाँ से पोजीशन बनाया होगा, अगर पोजिशनल ट्रेड लिया होगा, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिन्होंने किया होगा यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग वैसे भी करेंगे। ठीक है, बाई की रेटिंग मिले या सेल की रेटिंग मिले, वो लोग तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहेंगे। तो ऐसे में यहाँ से भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट भी दे रहा है इस लेवल को 2 दिन से। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट अगर इसको मिल जाती है तो यहाँ पर भी एक माइनर सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फुल अगर हम लोग समझें तो ये जो लेवल है 55.95 अप्रोक्स, यहाँ पर 56 रुपये का मान सकते हैं। अगर मैं होता तो यहाँ पर जब तक ये 56 रुपये की लेवल को पार नहीं करता तब तक मैं बाई करने की नहीं सोचता, क्योंकि
मतलब अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिले और कोई सिग्नल मिले बाई की, तो यहाँ पर बाई करेंगे और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस से मतलब रिस्पेक्ट देकर वापस ना आ जाए, सेलिंग ना स्टार्ट हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं चांसेस ढूंढूंगा कि चलो यहाँ पर कोई सिग्नल मिले बाइंग की, ब्रेकआउट की, ठीक है। तो अगर कोई सिग्नल मिलती है तब यहाँ पर मैं बाई करूँगा, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो इस रेजिस्टेंस तक का मोमेंट मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये 60 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप लोग यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलती है और अच्छी तरह से बाइंग की सिग्नल मिलती है तभी यहाँ पर मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए सोचूंगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा ही, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं करूँगा और ना ही यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल चीज़ें शेयर कर दी आप लोगों के साथ। अब ये जो लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इन लेवल्स के अनुसार कोई भी डिसीजन लेनी है बाइंग या फिर सेलिंग की, ठीक है। प्योरली एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग यूज करें ये सारी चीज़ों को। तो आप लोगों को खुद से पहले रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें काफ़ी ऊपर देखने को मिल सकती है इसकी शेयर प्राइस, ठीक है। ब्रेकआउट मिलकर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ऊपर पूरा खाली है, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है 68 रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो फिर 100 के लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगर यहीं से स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर सपोर्ट हमारे सामने ये आ जाएगी 47.5 का, और अगर यहाँ तक पहुँच जाती है तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑल टाइम हाई का, 52 वीक हाई का। तो यहाँ से भी मतलब बिकवाली अगर लोग चालू कर दें, प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दें तो यहाँ से भी गिरावट आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर अभी अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई से 22% की डिस्काउंट पर यह स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन क्या अब यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो भाई देखो, पर्सनली मैं अपनी बताऊँ, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा कि आप कोई भी इस प्रकार से मेरी बातों को सुनो, ठीक है। प्योरली एजुकेशनल पर्पज से सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अगर यहाँ पर एग्जांपल के लिए बोले, अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं क्या करता? तो देखो अभी चूंकि रेजिस्टेंस पर है, रेजिस्टेंस में बाइंग नहीं होती है, सपोर्ट पर बाइंग होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बाई कर लूँगा बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ पर कोई मतलब इंडिकेशन भी नहीं मिल रही है कि स्टॉक और ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पर मैं बाई कर लिया और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाए तो फिर यहाँ तक आ सकती है। तो ऐसे में मेरा लेवल ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे डिस्काउंट तो ओवरऑल -22% की मुझे मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगी अगर तो फिर से मुझे एक्यूमुलेट करना होगा, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर बाई करना ही था तो मेरे पास ये मौका था यहाँ पर बाई करने का, तो मैं यहाँ पर भी बाई कर लेता पहले ही, लेकिन नहीं किया हूँ। अगर अभी मुझे बाई करना है तो यहाँ पर अभी मैं वेट करूँगा, देखूँगा कि कैसा यहाँ पर मतलब मोमेंट रहता है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर ये वाला फिर आ जाएगा सामने, यहाँ से भी घूम सकता है, और ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर ऊपर जाकर फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर कुछ कह सकते हैं कि चलो यहाँ पर ये एक सपोर्ट बन गया तो हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं, बल्क में नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी भी मैं लेना चाहूँगा, अभी जो लेवल पर यहाँ पर है, अगर यहीं पर मैं अगर लेना चाहूँ, जबकि मैं जान रहा हूँ कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी चालू हो सकती है, तो यहाँ पर भी मैं अगर लेना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स -22% का डिस्काउंट तो है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर मैं बाई कर लिया, जैसे मेरा मतलब रिस्क एपेटाइट है कि चलो मैं यहाँ पर 100 शेयर्स लूँगा, ठीक है, 100 शेयर्स ही लूँगा, तो यहाँ पर मैं कम से कम 40 शेयर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर से अगर गिर जाता है, नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर मैं 30 शेयर और लूँगा, इससे भी नीचे गिर जाता है तो मैं 20 शेयर, 50 शेयर, इस प्रकार से ऐसे कर करके एक्यूमुलेशन करके मैं इन्वेस्ट करूँगा, ना कि पूरा 100 का 100 शेयर यहीं पर खरीद लूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा ऐसा जिगरा भी होना चाहिए कि यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाए तो मेरी धड़कन तेज ना हो, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में ना रहूँ, ऐसा भी मेरा जिगरा होना चाहिए। और वैसे भी ये एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, तो यहाँ पर ये भी हमें देखकर चलना है कि हमें अपना जो पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा है वही यहाँ पर लगाना है, ठीक है। एक पेनी स्टॉक की तरह ही हमें इसे ट्रीट करना है, ठीक है। कोई भी ज़्यादा अमाउंट हमें यहाँ पर नहीं लगाना है कि जिससे ये गिरे तो हमारा पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा असर पड़े, ठीक है।
तो एक लिमिटेड अमाउंट, एक लिमिटेड वेटेज के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए तो ठीक रहेगा, एक पेनी स्टॉक की तरह, ठीक है। लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद से सोचकर समझकर ही काम करना है, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर सारी चीज़ों को डिस्कस किया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने न्यूज़ के बारे में जाना, एंड उसके बाद यहाँ पर इनके फंडामेंटल्स देखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, चार्ट्स को रीड किया, सारी चीज़ों को यहाँ पर अभी हमने समझा है। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।